टॉपिक नंबर 4.7 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? पर इससे पहले समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या चीज़ है। देखें, हमने इस चैप्टर में इससे पहले ये पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनका कोई ना कोई फिक्स मास हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये अनदर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस चीज़ को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है। और जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ये जो फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं ना एक दूसरे को, इसे हम कहते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात ये ध्यान में रख लें कि ये कोई लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट करती है। एनी मास ऑब्जेक्ट, जो भी जिसका भी ऑब्जेक्ट का मास होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है ना अट्रैक्ट करेगा। लेट्स से आपके पास का ये बुक है, तो ये जो बुक है ये दूसरी बुक को जो है वो अट्रैक्ट कर रही होगी और ये दोनों बुक्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद होगी। अगर इन दोनों बुक्स के दरमियान, इन दोनों बुक्स को हम किसी स्पेस में छोड़ आए जहाँ पे इनके नीचे टेबल पे ना पड़ी हो, इनके दरमियान एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। तो ये जो है हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है और ये ग्रेविटेशन का लॉ है। ठीक है। और इसको आप जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। लेकिन लॉ के बारे में आपको पता है कि लॉ जब तब भी डिफाइन होता है जब उसकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो और प्रॉपर मैथमेटिकल उसकी एक्सप्रेशन हो। तो अभी हम इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो हम ग्रेविटेशन लॉ भी समझ लेंगे कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या है। तो ये ग्रेविटेशनल एक चीज होगी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या चीज है? ये ग्रेविटेशन इज अ फिनोमेना बाय विच टू मास ऑब्जेक्ट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स इट। ये आपको मैंने डेफिनेशन भी बता दी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ है? ये इसको एफ ऑफ जी भी लिख लेते होते हैं। कन्वेंशन है कि हम इसको अगर अर्थ के ऊपर हम डिनोट कर रहे हैं तो एफ ऑफ जी लिखते होते हैं। यानी अर्थ की अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो इसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद आ जाए कि आपके पास क्या है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये क्यों कंसिडर करते हैं, या हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हम जो है ना वो अर्थ के ऊपर रहते हैं। ये हमारे पास अर्थ ही है, इसके ऊपर हमारा बसेरा है, हम इसके ऊपर रहते हैं। तो हमें अर्थ अपनी तरफ खींचती है। यानी हमें अगर अर्थ से ज़्यादा हाइट इंक्रीज करनी है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ती है अर्थ के अगेंस्ट हाइट में जाने के लिए। यानी हमें हाइट रीच करने के लिए जो है वो अर्थ के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ती है जिसकी मदद से हम जो है ना अर्थ से ज़्यादा हाइट पे जाते हैं। और अगर अर्थ कहीं पे डाउन है तो हम अर्थ वहाँ पे हमें अपनी तरफ खींचती है कि ये हम डाउन अर्थ के तरफ हमें अट्रैक्ट होते हैं। और वो हम एक्सपीरियंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट। यानी हम वेट की फॉर्म में जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना कि हम जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं हमेशा। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास जो है वो इस वजह से है कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करती है और वो फोर्स हमें ज़मीन की तरफ खींच रही होती है। अच्छा, अब इसकी कोई एक डेफिनेट फार्मूला या वैल्यू या ऐसा कोई एक मेथडोलॉजी तैयार करनी पड़ेगी जिससे हम इसको कम्प्लीटली स्टडी कर सकें या इसको इसकी हम प्रॉपर वैल्यू किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मालूम कर सकें। तो वो किस तरह से होगा कि आपने पहले इस चैप्टर में स्टार्ट में ही पढ़ा कि जो वेट की भी मैंने मिसाल दी कि अर्थ जो है अर्थ के ऊपर आप मौजूद हैं तो अर्थ आपको उतनी फोर्स या उतनी एनर्जी से अपनी तरफ खींचती है जितनी एनर्जी से आप जो है वो अब उसकी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई मास कर दें, जितना भी ऑब्जेक्ट का मास है उतनी फोर्स से वो आपको जो है वो अर्थ अपनी तरफ खींच रही होती है। मिसाल के तौर पे आपका मास है, एक मैं किसी स्टूडेंट का मिसाल लेता हूँ, वो सारा नॉर्मल वेट स्टूडेंट को कंसिडर करता हूँ, 50 kg उसका वेट है। और हम एक राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हम लेते हैं ग्रेविटी को। तो
अब ग्रेविटी 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये हमारी जो है ना वो फोर्स है जिससे अर्थ से खींचेगी उस बंदे को जिसका 50 ग्राम वेट है, 50 किलोग्राम वेट है। तो उसका उस 50 किलोग्राम जो है उसका एक्चुअली मास होता है, जिसको हम वेट बोल देते हैं। हमारी कन्वेंशन है, हमें इस चीज़ की हम हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमने इस तरह से बोलना होता है, लेकिन एक्चुअली वो मास होता है हमारा जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और ये 500 न्यूटन हमारा होगा जब वो 50 केजी उसका मास है। तो ये जो है ना देखिए मास पे डिपेंड करता है इस रिलेशनशिप से, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एम जी। लेकिन अब यहाँ पर एक टेक्निकल एरर आ गया, और इसको हम जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते होते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एम जी मल्टीप्लाई एच जब हम कर देंगे, यानी जितना वेट अप्लाई हो रहा है और वो हाइट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें फार्मूले के मुताबिक पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। यानी वर्क डन उतना होता है जितना आप फोर्स लगेगी और जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो ये अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर, इस ये अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर एक बंदा जो इस हाइट पे है, वो किसी लैडर पे है, किसी लिफ्ट पे है, किसी चीज पे इस हाइट पे है। तो उसका जो मास है वो हमारे पास आ जाएगा व्हाट्सएप पर, जो भी उसका मास होगा उसको मैंने 50 तस्वर किया हुआ है। उसके बाद ग्रेविटी जो उस पर अप्लाई होती है राउंड ऑफ, वैसे 9.81 होती है लेकिन हम 10 इसको राउंड करके लिखते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या इजी टू टू कैलकुलेट के लिए। तो M50 हो गया और ये 10 हो गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये तो फोर्स है जो इसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है, कॉज्ड बाय अर्थ की वजह से एग्जर्ट हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स है। और अब जो इधर से ये इधर आएगा, यानी ये जो हाइट है इन दोनों के दरमियान, ये भी हम 10 मीटर एक सपोज कर लेते हैं, इनके दरमियान जो है ना 10 मीटर हाइट है। तो 10 मीटर हाइट के 10 मीटर हाइट होते हुए इसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ, कि हमें पता है कि वर्क डन का फार्मूला होता है एफ इंटू एस। तो हम क्या करेंगे, एफ एम जी पुट कर लेंगे और एस की जगह पर हम ये वाली हाइट पुट कर लेंगे, तो एम जी एच हो जाएगा। जो कि कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू जो है वो 5000 जूल आ जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल से एलेबोरेट कर दिया कि ये जो है ना हमारा यानी वर्क डन हम मालूम करते हैं। अच्छा, वर्क डन अब हमारे पास क्या चीज़ है ये ज़रा समझ लें कि व्हाट इज़ वर्क डन। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत बेसिक से आपको चीज़ें क्लियरिफाई कर दूं कि वर्क डन क्या चीज़ है, फोर्स क्या चीज़ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज़, ताकि ये एज अ होल ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ते हुए आपको प्री रेक्विजिट अगर किसी बच्चे का नहीं भी है, किसी बच्चे को इससे पहले कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, तो उसको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाए। तो इसलिए अभी आपको थोड़ा बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इससे पहले रिवीजन नहीं होती, तो वो फिर उनको बाकी चीज़ों की जब हम एडवांस पढ़ाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि व्हाट इज़ वर्क डन एंड व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। तो वर्क डन हमारे पास होता है कि हमने अगर अर्थ से कोई चीज़ जो है वो उठानी है, ऊपर लेके जानी है। अच्छा, वैसे वर्क डन को हम पहले जो डिफाइन किया ना आपने 9th में, ये डिफाइन किया कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फर्ज करें वो ऐसी जगह पे पड़ा है जिसके इधर इस जगह पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन है। इधर ये जो सरफेस है उस पर जीरो फ्रिक्शन है। तो जब उस पर जीरो फ्रिक्शन है तो उसको जब आपने मूव किया है, तो जितना आपने मूव किया यानी डिस्टेंस जितना कवर किया है और जितना आपने फोर्स लगाई है उसको मल्टीप्लाई कर दें, एफ इंटू एस जो है वो वर्क डन होता है। ठीक है, यानी जितनी आपने उस पर फोर्स लगाई है और जितना आपने उसको डिस्टेंस कवर कराया उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वर्क डन हो जाता है। लेकिन अर्थ के केस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटी आपकी जमीन, जब जमीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो अर्थ से आपको उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है ना, उसे ऊपर ले जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने एक बकेट है जिसमें कुछ फ्रूट्स पड़े हैं या कोई चीज़ पड़ी है, तो वो बकेट आपने अगर उठानी है और उसे उठा के अपनी तरफ ऊपर करना है तो वो आपने उसको कुछ हाइट देनी है। तो जो हाइट आपने देनी है वो हाइट जो है वो वर्क डन होगा, और बकेट का जो मास होगा वो आपके पास, और उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा।
तो जो बकेट्स को आपने ऊपर उठाया तो उस वक्त वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू एच के, यानी हाइट की फॉर्म में, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हाइट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 5235 डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एच। तो हमारा जो वर्क डन है जो हमने किसी फील्ड के अगेंस्ट किया है, इस वक्त हमने उस अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड यानी ज़मीन की जो अपनी तरफ खिंचाव की ताकत है, उसके ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, उसके अगेंस्ट हमने काम किया और किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ हाइट दी है। तो वो जो काम है वो उसमें जो फोर्स लगी है वो एफ है और एच हाइट है, तो उस वक्त वर्क क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ मल्टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई, तब ये वर्क। अच्छा अब जो आपने को वर्क डन करना पड़ता है, जितनी अमाउंट ऑफ फोर्स आपको पुट करनी पड़ती है, जितनी एफर्ट आपको पुट करनी पड़ती है, वही आपकी एनर्जी होती है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि अमूमन नहीं बताई जाती या अमूमन एलेबोरेट नहीं की जाती, एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो ये स्टेटमेंट है, ये आप जरा गौर से समझ लें कि देखिए जितना वर्क डन आपको करना होता है उतनी ही एनर्जी होती है। यानी इसका मतलब ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर लेके गए इस हाइट पे, तो अब हाइट पे जब इसने गेन कर लिया ये हाइट, तो इस हाइट पे यानी अर्थ से आपने एक हाइट एक बकेट को, ये बकेट बाल्टी को कह रहे हैं कि कोई बॉक्स है, कोई चीज़ है जिसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है, उसको आपने उठा के एक हाइट दे ली, एक हाइट पे उठा लिया। तो जितना आपने उसको उठाया, अगर आपने उसको 10 फुट तक उठाया, 10 मीटर तक उठाया, 10 सेंटीमीटर उठाया, व्हाट्सएवर जितना भी आपने उठाया उसे, तो 10 तक जो है वो आपने उसको हाइट दी, जो हाइट आपने उसको दी है वो हाइट मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ दैट, वेट जो है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो वो आपके पास है उस हाइट को और वेट को मल्टीप्लाई कर दें तो जो उस पे वैल्यू आएगी वो वर्क डन होगा। कि आपने इसका मास एम था, मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी जी थी और मल्टीप्लाई बाई एच आपने कर दिया, तो ये आपके पास टोटल वर्क डन आ गया। तो जितना इस ऑब्जेक्ट को आपने वर्क डन करके इस हाइट से, यानी ये ए पॉइंट लिख देता हूँ अर्थ का ग्राउंड पॉइंट और इसको बी पॉइंट लिख देता हूँ जहां तक आप लेके गए हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप जितनी हाइट पे लेके गए हैं, जितना आपने इसको हाइट पे लेकर गए हैं और इस दौरान आपने वर्क डन किया, इतनी ही एनर्जी इसमें स्टोर हुई है एट पॉइंट बी। जब वो वापस बी से ए पे आएगा तो उतनी ही एनर्जी डिलीवर करेगा। इस स्टेटमेंट को दोबारा सुन लें, जब पॉइंट नंबर ए से ऑब्जेक्ट आप बी पॉइंट पे लेके गए हैं, तो जितना आपने वर्क डन किया है उस वक्त उतनी ही एनर्जी उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। जब वो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे गिरेगा तो उतनी ही एनर्जी से वो ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा या नीचे अर्थ पे गिरेगा, जितनी एनर्जी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हुए उसमें स्टोर हुई है। ये स्टेटमेंट जो है ना वो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी। अब ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसको हम हमेशा कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो हम इसको कहेंगे इन दैट केस, यानी इन ग्रेविटी, ग्रेविटी की सिचुएशन में, ग्रेविटी के ज़ेर असर ये जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अच्छा शाहिद का क्वेश्चन है, हम जरा शाहिद का क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। जी शाहिद। सर ड्यूरिंग दिस कन्वेंशन मतलब जब हम उसको दोबारा लेकर के आएंगे ज़मीन पर, तो जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ है उसे, उसकी वजह से तो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी नहीं लॉस हो पाएगी जितनी मतलब हमने पहले स्टोर की थी। तो क्या इस कन्वेंशन के दौरान हम फ्रैक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर रहे हैं? अच्छा अब मैं इस पे एक कमेंट ऐड कर दूं। हमारा ये जो कंप्लीट सिलेबस है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस सवाए फ्रिक्शन के टॉपिक के, कंप्लीट सिलेबस खुद फ्रिक्शन लेस है। यानी इस पूरे के पूरे सिलेबस में आपने ये तसव्वुर कर लेना है कि आपके पास फ्रिक्शन का कोई वजूद नहीं है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, इससे पिछला जो टॉपिक था उसमें मैंने फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया, यानी प्रोजेक्टाइल जब पढ़ाया तो एयर रेजिस्टेंस का मैंने जिक्र नहीं किया। जस्ट वो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के अगेंस्ट जब मैंने रिप्लाई किया तो उसे मैंने कहा कि एयर की वजह से थर्ड मतलब है कि मतलब 3D वो केस बन जाएगा, लेकिन उसके अलावा मैंने उसमें ये इग्नोर कर दिया कि फ्रिक्शन एयर है नहीं है, या ये भी जिक्र
अपनी बात है उसमें एयर की वजह से क्या रिजल्ट आएगा। वजह यह है कि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस फ्रिक्शन लेस पे बात कर रहे हैं, इसमें हमने निगलेक्ट कर दिया है फ्रिक्शन को। हमने ये सब तसव्वुर कर लिया कि हमारे तमाम प्रैक्टिकल्स में या तमाम एक्सपेरिमेंट्स में या तमाम हमारे लॉज में फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। हम आइडियल केस ले रहे हैं कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है सवाए फ्रिक्शन के टॉपिक के। मींस इफ यानी ये लॉज हम अंडर दी ना करे कंडीशन, तो हाँ अब फर्ज करते हैं फ्रिक्शन एक्ट करती है, तो देन क्या होगा, आपने जब वर्क लगाया था ना उसको ऊपर खींचते हुए, तो तब भी फ्रिक्शन थी, तो आपका लगाया गया वर्क ज्यादा था उस वक्त। यानी आपको दोनों साइड पे फ्रॉम ट्रिप ए टू बी भी आपने जब किया, पहले ऊपर की तरफ लाए तब भी आपने वर्क डन ज्यादा किया थोड़ा सा, और बी टू ए वापस लेके आए तब वर्क डन थोड़ा ज्यादा हुआ जिसने फ्रिक्शन को इनकाउंटर किया। तो दोनों तरफ इक्वेशन के जब आप फ्रिक्शन को ऐड करेंगे ना, तो आपका फिर वर्क वो डन इज इक्वल बैलेंस टू हो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मींस फ्रिक्शन फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगी। हाँ इन दैट, इन पर्टिकुलर दैट इन्वायरमेंट। अब अगर फर्ज करते हैं वो एयर प्रेशर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यानी जब आपने पॉइंट ए से बी पे लेके आए तो एयर प्रेशर डिफरेंट था, टेम्परेचर डिफरेंट था, तो एयर प्रेशर डिफरेंट था। जब आपने बी से ए पे वापस जाने लगा तब एयर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो चुका है, यानी वेदर इफेक्ट की वजह से। अब जो है ना वो वर्क डन उतना नहीं होगा, बल्कि वो कम या ज्यादा हो जाएगा डिपेंड, क्योंकि प्रेशर जो है ना वो फ्रिक्शन को चेंज कर देगा। फ्रैक्चर फ्रिक्शन को इस तरह चेंज करेगा कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो प्रेशर डिपेंडेंट हो जाएगी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो और बहुत सारे इनविजिबल फैक्टर हैं जो ऐड होते जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस सारे फैक्टर्स को, अगर एक सिंपल पैरामीटर होता तो शायद हम इसको कंसिडर करके एक इक्वेशन में कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आ जाते हैं, इस वजह से हमने उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ, और हमने शुरू से आइडियल केसेस के साथ सारी चीज़ें फंडामेंटल जितने भी लॉज हैं आइडियल केसेस का डिफाइन किए। देन बाद में हमने उन लॉज में फ्रिक्शन को ऐड किया है, लेकिन वो हमारी तरह एडवांस स्टडीज में आ जाता ओके सर, कंटिन्यू करें। ठीक, है। अच्छा, थैंक यू सर। तो यहाँ तक जो है ना वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट लेते हैं, ये जो है ना डिफाइन हो गया। अच्छा, ये बहुत, इस पे मैंने आपको ज़रा टाइम भी दिया, इस पे मैंने ये समझाया भी। उसकी वजह ये थी कि ये जो स्टेटमेंट थी, जैसे अभी शायद ने भी जिसको पिक किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी कि वर्क डन जो है वो इक्वल टू होता है यूर अप्लाई, वर्क डन इक्वल होता है यूर अप्लाइड फोर्स एंड जो डिस्टेंस कवर्ड। आपने जितनी फोर्स अप्लाई की और जितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने उस फोर्स के साथ, लेकिन वो एट द सेम टाइम उतनी ही एनर्जी स्टोर भी कर देते हैं। ये ना सिर्फ आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, ये काइनेटिक के लिए भी वैलिड है, लेकिन वो हम अलहदा जो है ना वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसमें इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। अभी हम पोटेंशियल को सिर्फ डील कर रहे हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास ये स्टेटमेंट आपने ध्यान में रख ली। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि अब हमारे पास एक टेक्निकल इशू आ जाएगा, जो कि होता है कि अगर आपके पास हाइट चेंज होती है तो ग्रेविटी चेंज होती है। तो इसको ज़रा देखते हैं। यानी अब अब इशू ये आ गया, ये आपके पास अर्थ है, ये मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि ये आपकी जो है ना अर्थ सरफेस है, ये मेरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की, कि अर्थ की तरफ जो है ना वो पुल हो रहा है। और ये जो है आपके पास अर्थ की जो ये सरफेस है इस वक्त, ये जो सरफेस है इस वक्त, ये सरफेस जो अर्थ की है, इसमें आपके पास अर्थ की सरफेस के ऊपर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मास एम है। जैसे जैसे वो हाइट पे जाएगा और हाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो, यानी हाइट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे आपने इतनी, अगर आपकी जो नॉर्मल हम बिल्डिंग में रहते हैं, इन इतनी हाइट्स पे चेंज आने से ग्रेविटी में कोई ख़ास चेंज नहीं आता। यानी उतनी ही ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही होती है जितनी आपके पास बिल्डिंग के टॉप पे, और जितनी बिल्डिंग के बॉटम पे, उतनी बिल्डिंग के टॉप पे। तो वो हमें इतना फर्क नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, मिसाल के तौर पे आपके पास इतना ज्यादा चेंज हो, जैसे आप किसी माउंटेन की बात करें, अब माउंटेन के स्टार्ट पे और माउंटेन के मिड में, सेंटर में और हाइट पे और टॉप पे, इन जगहों पे ग्रेविटी का बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसके अलावा माउंटेन के अलावा आप सी लेवल में, अंडर द सी बेड चले जाए वहां पे, और सी लेवल पे और सी लेवल टू अंडर सी बेड के सेंटर में जो पॉइंट्स होंगे, इन सारे लोकेशंस पे ग्रेविटी का बहुत चेंज आ जाएगा। इसके अलावा जब आप स्पेस शटल से या एरोस्पेस स्पेस में चले जाएं, तो आप स्पेस में जब जाएंगे जहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर खत्म हो जाता है और फास्ट स्ट्रेटोस्फेयर और जियोस्फेयर यूज शुरू होते हैं, यानी आपके जो है ना स्पेस स्टार्ट होती है,
तो इसके बाद इन इन लोकेशंस पे भी आपके पास ग्रेविटी का बहुत ह्यूज चेंज आ जाएगा, और मजीद दूर जाएंगे मून के करीब डिस्टेंस तक जब जाएंगे और ज़्यादा चेंज आ जाएगा, और फार जाएंगे और ग्रेविटी, यानी जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे, यानी अर्थ को जूम आउट करते जाएं आप, तो आपके पास जो ग्रेविटी है वो चेंज होती जाएगी। अब जो ग्रेविटी है वो इज नॉट कांस्टेंट, ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है विद हाइट, यानी ग्रेविटी अगर एक हम अर्थ से एक मखसूस डिस्टेंस पे है ना, तो तब तो वो कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे हम इधर जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, इस सिटी में भी हम अर्थ से एक मखसूस, अर्थ के सेंटर से अगर एक मखसूस डिस्टेंस में है, और हम एक और लोकेलिटी पे चले जाते हैं, वहां पे भी हमारा अर्थ के सेंटर से उतना ही डिस्टेंस है, तो वो तो कांस्टेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन के हम इक्वेटर पे हैं या हमारा इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे पास हाइट चेंज होती है तो ग्रेविटी चेंज होती है। ये अभी तक हमने इससे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जब पढ़ा था, तो तब भी हमने ये थोड़ा सा इसका टच हमें मिला था कि ग्रेविटी चेंज होती है, और ग्रेविटी की वजह से प्रेशर भी चेंज हो जाता है। हाइट के साथ प्रेशर भी चेंज होता है और हाइट के साथ ग्रेविटी भी चेंज होती है। तो अब इसमें हम आ जाते हैं कि हमारे पास अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो हमारी ग्रेविटी चेंज होने से क्या मसला होगा। हमने वर्क डन लिखा था एम जी एच, और हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और इज इक्वल टू एम जी एच। ये अगर जी जो है यहाँ पर आपके पास इज नॉट कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट नहीं है तो देन तो आपके पास जी कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो फार्मूला होल्ड ही नहीं कर सकता। ये तो इसका मतलब ये है दिस इज, देन दिस इज कंडीशनल फार्मूला, यानी अगर आपके पास किसी फार्मूले में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो तो वो कंडीशनल होता है। ये जरा कॉन्सेप्ट अपने जहन में रख लें कि जितने भी फार्मूले ऐसे आते हैं जिसमें कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता हो, कांस्टेंट एग्जिस्ट ना करता हो, वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो, तो वो देन कंडीशनल फार्मूला होता है। अब इस पे कौन कौन सी कंडीशन इन्फोर्स होती है। इस पे कंडीशन इन्फोर्स होती है कि आप हमेशा उस ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें जहाँ पे ग्रेविटी फिक्स हो, ग्रेविटी चेंज ना होती हो, तो वहां पर आपका ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन हमारे पास तो अगर हमने बियॉन्ड दी सरफेस जाना है तो हमारे पास ग्रेविटी तो चेंज होगी, तो अब हमें नया लॉ डिफाइन करना पड़ेगा। जो नया लॉ हमें डिफाइन करना पड़ेगा वो हमारा आएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब इसकी ये थ्योरी जितनी भी हमने डिस्कस कर लिया, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैथमेटिकल, अब इससे आगे थ्रू आउट सिर्फ मैथमेटिकली ये सॉल्व होगा और हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। जो इसकी थ्योरी है वो सारी डिस्कस हो चुकी है कि हमारा इसका ये कैसे डेवलप होता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट समझ लें कि व्हेन देयर आर टू मासेस, ये वो बात नहीं करता कि कोई मास ह्यूज है या वो कोई मास जो है वो ये कूलम लॉ के साथ सिमिलर, सिर्फ ये है कि ये वो कहता नहीं है कि ये कोई मास बहुत बड़ा है, ह्यूज है, उसकी ज्यादा होगी कम होगी, वो सिंपल इसको दो मासेस कहता है कि एक मास 1 है और एक मास M2 है। When there are two masses M1 and M2 and there is a distance between them which is R, there will be a force on each other। और अब इनके दरमियान दो मासेस हैं, एक M1 है एक M2 है, और उनके दरमियान डिस्टेंस R है, और इन दोनों के ऊपर एक फोर्स होगी which will attract them, जो इन दोनों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। they will apply a force on each other इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे जो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को की तरफ खींचेगी। तो ये हम जरा अगर इसी कन्वेंशन ठीक करें ना, तो ये एरो जो है ना वो इस तरह के बना लेते हैं, जरा ये इस तरह से, ये इसकी तरफ आएगा वो उसकी तरफ आएगा। तो ये जो ये डिस्टेंस आर के लिए तो मैंने कहा ना कि डिस्टेंस आर यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन जो फोर्स को रिप्रेजेंट करूंगा ना जब मैं, तो फोर्स जो है वो इसकी इस तरफ अट्रैक्शन है, उसकी इस तरफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन में एग्जिस्ट करती है, कूलम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो मासेस हैं M1 M2 और उन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस आर है, और वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट फोर्स इज proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between them। वो जो है उसके डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मासेस के साथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा उनका, आर जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा,
उसकी फोर्स कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा उसके पास m बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी उसके पास फोर्स उसकी बढ़ती जाएगी, जितना m1 बढ़ता जाए या m2 बढ़ता जाए। और ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और यहाँ पे k लगाना जरूरी है, इक्वल की सूरत में हमें k जरूरी है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इक्वल है, उसने कहा है कि इस प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट में उसने कांस्टेंट k का जिक्र नहीं किया, उसने कहा है कि देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना वो हम k डिफाइन कर लेंगे, k हम कह देंगे। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी k को हमने किसी सुटेबल साइन से रिप्लेस करना है, जो कि इस जगह पर एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हम इसको g से रिप्लेस करते हैं, तो इसे हमको इस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशनल मुनासिब वर्डिंग से कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है ना आ गई कि g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास। ये इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, अब इसकी वैल्यू भी हम आगे लिख लेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, इस लॉ को, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम बात करें अर्थ की, और अर्थ के ऊपर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की, तो अर्थ हमारे पास क्या है, काफी बड़ा मास है, उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं ई नहीं लिख रहा, कैपिटल एम लिख रहा हूँ, और इसके ऊपर कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो छोटा मास है, तो इसको इस तरह से हम चेंज कर देंगे। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। और ये हमारे पास जो है ना वो ग्रेविटेशन जो लॉ है न्यूटन का इन द फॉर्म ऑफ अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ पे हमने राइट कर लिया। यहाँ तक जब अपने लॉ को राइट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर फर्ज करते हैं ये हम अर्थ से, ये अर्थ को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अर्थ के ऊपर ये छोटा एम है, इसको हमने एक डिस्टेंस, ये वन पोजीशन है, इस पोजीशन से टू पोजीशन पे लेके गए हैं। तो इन दैट केस हम इस पे कितना वर्क डन होगा, यानी हमने इस हाइट से लेके इसको ऑब्जेक्ट इस हाइट पे लेके गए हैं, यानी हमने जरा स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को कोई वो हमने कोई सैटेलाइट या कोई एयरक्राफ्ट उड़ाया और उसको हमने स्पेस की तरफ लेके गए हैं, यानी मिसाइल टाइप की चीज़ है स्पेस शटल। तो उसको जब हम स्पेस में ले गए हैं, तो ये हम कह देते हैं कि ये जो है ना पोजीशन जहाँ पे अभी है अर्थ के सेंटर से, ये R1 है, और ये जो पोजीशन न्यू है ये R2 है। अभी मैं इसको बड़ा डिटेल से बना के मैथमेटिक्स सारी आपको सॉल्व कर देता हूँ, ये सिंपल आपका टॉपिक यहीं पे एंड हो जाएगा, जस्ट फ्यू स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास अगर हाइट चेंज होगी, यानी R1 हमारे पास चेंज होगा, हाइट चेंज होगी, तो हाइट चेंज होने से ग्रेविटी चेंज होगी। तो हाइट चेंज होने से ग्रेविटी चेंज होगी, तो हम कैसे उसको अपने इक्वेशन में कंसिडर करेंगे, यानी हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच में किस तरह से उसको टैकल करेंगे। तो हमने उसके लिए एक तरीकाकार तैयार किया था कि वो हमारे पास क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अच्छा, इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर देखा जाए, तो इसमें डायरेक्ट जो हमें दिया गया है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो इज इक्वल टू है, जो अभी हमने इस अपने कन्वीनियंस के लिहाज से उसको एडजस्ट किए, तो वो इक्वल टू है एफ इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइट चेंज होने का पैरामीटर हम इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी हम ये हाइट चेंज हो रही है R1 टू R2 में चेंज आ रहा है, तो हम इसको किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं, या किस तरह से इसको हम इसमें कंसिडर करेंगे, उसका तरीकाकार देखें जरा। कि हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि F जो है, F इज इक्वल F एवरेज हम निकालेंगे। और F एवरेज हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इन दोनों R1 एंड R2 का एवरेज निकालने, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इन बिटवीन मास के ऊपर ऑन एवरेज कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, या कितना उसके अंदर उसको वर्क डन हुआ है। तो हम एवरेज कैसे निकालते होते हैं, हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, हम अगर इन आर की एवरेज निकालें तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज आर एवरेज हो जाएगी। तो एफ एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, जी एम एम बाय आर ए एवरेज एंड इसका स्क्वायर। ये हम जो है ना एवरेज कर लेंगे इसको, ताकि हमें जो है ना ऑन एवरेज अंदाजा हो जाए कि R1 टू R2 का चेंज क्या है। या हम इसका वर्क टन की फॉर्म में जरा इसको समझ लेते हैं।
कि वर्क डन की फॉर्म में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम कहते हैं कि ये R1 था, ये अर्थ की सरफेस थी, यहाँ पे ये R1 था, R1 से चेंज होके यहाँ पे R2 पे चला गया, तो R1 से R2 पे जो चेंज हुआ इस पे कितना डिफरेंस आया, ये जब हमने स्टडी करना है तो अब हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। हम ये कहते हैं कि R1 टू R2 में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास इक्वलेंट है किसके, डेल्टा W1 टू 2, यानी वर्क डन वो जो हमने 1 से लेके 2 तक, पोजीशन नंबर 1 से लेके, यानी ये 1 पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, इस पोजीशन नंबर 1 से लेके इस पोजीशन नंबर 2 तक जाते हुए हमने जो वर्क डन किया है, ये जो वर्क डन है ये हमारे पास है डेल्टा W1 टू 2 है, ये वर्क डन है। ये किसके बराबर है, ये इक्वल है एफ ऑफ एवरेज, एवरेज फोर्स जो इसके ऊपर हमने लगाई फ्रॉम R1 टू R2 के दौरान, और डेल्टा आर। अब डेल्टा आर हमारे पास क्या है, डेल्टा आर वो है जो कि हम चेंज है, तो चेंज कैसे मालूम करेंगे, R2 में से R1 माइनस कर देंगे तो ये डेल्टा आर आ जाएगा जो कि ये हाइट है। तो ये हम किस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ एवरेज, डेल्टा आर हम किस तरह से लिखेंगे, R2 माइनस R1। ये जो हमारे पास है इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ तक जो है ना ये हमारा एक इक्वेशन हमने बना ली। बस ये जो इक्वेशन जैसे ही आप बनाते जाएंगे ना, आपकी मैथमेटिक्स से आप समझे इससे आगे फ्यू 1 और 2 स्टेप्स की बात है जो आपने ज़हन में रखने हैं। इस इक्वेशन को बनाने के बाद आपका ये सारा का सारा सॉल्व हो जाता है। ये जैसे मैं बना रहा हूँ ना, अच्छा ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बोर्ड स्टाइल यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये इसमें डायग्राम साथ साथ से बनाना आ जाती हैं, आपके प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आप इसी तरह से पढ़ने के हैबिचुअल हैं। तो ये मैं इसलिए जो है ना इस तरह से बोर्ड के फॉर्म में यूज़ करता हूँ, वरना प्रेजेंटेशन बना के आराम से अपनी जान छुड़ा सकता हूँ साथ साथ लिखने के। तो ये मेरा मेन मकसद होता है कि आपको ज़रा ड्राइंग बनाने में ज़रा हेल्प हो जाए, तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आपको आइडिया हो जाए। तो अब ये ड्राइंग बनाना ज़रा सीखें, इसको आपने ये ड्राइंग यहीं पे आप एक दफ़ा सीखेंगे तो साथ साथ आपको याद भी हो जाएगी, और आपके लिए जैसे ही ये याद हो जाएगी आपको ये टॉपिक भी, मैथमेटिक्स भी आपको सारी की सारी ध्यान में आ जाएगी। तो ये हमारे पास अर्थ है, मैंने बहुत छोटी सी बनाई है ताकि मेरे पास काफ़ी स्पेस बची रहे जिसमें मैंने बाकी लेबलिंग वगैरह करनी है। और यहाँ से लेके इस पॉइंट अर्थ के सेंटर से लेके जब मैं इधर तक जाता हूँ तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास है ये RE है। अच्छा, यहाँ तक मैंने लेबल कर लिया RE डिस्टेंस, और यहाँ से जब मैंने इसको, यहाँ पे कोई मास है मेरे पास जिसका मास M है, ये मैंने अर्थ बनाया, अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो RE मेंशन किया, RE मेंशन के बाद मैंने करके इसके बाद ये मैंने ME, ये जो कैपिटल ME लिखा हुआ है ना, ये इसका मकसद है ये पूरी अर्थ का मास है, और ये स्मॉल m जो है ये छोटे ऑब्जेक्ट का मास है। अच्छा, इसको ज़रा क्लियर करके इस डायग्राम को बना, तो इसको देखें अगर आप, ये जो डिस्टेंस है ना अर्थ का ये RE है, यानी अर्थ का डिस्टेंस है जिसमें आपने, ठीक है, RE यानी अर्थ के रेडियस ऑफ दी अर्थ, ठीक है। और यहाँ से आपने जो है ना इसको डिनोट करना है कि ये आपका जो है वो आप कंसिडर्ड, यहाँ से आपने इसको लेवल को लेके आगे चलना है। ये ई अर्थ हो गया, और यहाँ से आपके पास ये मास ऑफ अर्थ जो है अर्थ का मास हो गया, और ये स्मॉल m है, तो मैं यहाँ पे भी इसको मास को m लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना टोटल अब सिनेरियो हो गया। तो अब इसके बाद ये जब लेबल आपने कर लिया, और इस पॉइंट को ना पॉइंट नंबर 1 कह दें, इस पॉइंट को, कि यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसी जो सरफेस पे जो डिस्टेंस है ना मास के सेंटर तक का, इस डिस्टेंस को आप कह दें R1, ठीक है। ये R1 है जो कि किस का डिस्टेंस है, आपके इस अर्थ के सेंटर से लेके मास के सेंटर तक का। इसके बाद आपने क्या करना है, इस मास से एक आर्बिट्रेरीली पॉइंट डिफाइन करना है। ये आप कहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे,
कि अर्थ से थोड़ी सी हाइट पे गए हम, तो थोड़ी सी हाइट पे जाने के बाद एक हमारे पास पॉइंट आया, और इस पॉइंट पे जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, R2 है। ठीक है, ये R2 हमारे पास हो गया। अब ये R2 मैंने डिफाइन कर लिया कि ये मेरे पास R2 है, यानी हम R1 पॉइंट से लेके R2 पॉइंट तक हमने जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 माइनस R1 के। इसके बाद हम मज़ीद हाइट पे जाएंगे, मज़ीद हाइट हम इंक्रीज़ करेंगे अपनी, और हमारी हाइट यहाँ पे जाएगी, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर करते करते हम यहाँ पे जाएंगे, इस तरह करते यहाँ पे जाएंगे। एक वक्त आएगा कि हम जो है वो इधर बिल्कुल एन हाइट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसको मैं ज़रा लीनियर स्केल पे ज़रा एक ही दफ़ा में बना देता हूँ ताकि ज़रा क्लियर बन जाए कि जहाँ तक हम पहुंच गए, यानी स्टेप बाय स्टेप जाते हुए। तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 2 था, ये जो था। इसके बाद जो ये पॉइंट था 3 4 5 6 7 8 अप टू एन पॉइंट्स हम चले जाएंगे। एन पॉइंट तक जब हम चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एन पॉइंट आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हम कह देंगे कि एन है। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसकी ड्राइंग समझ लें ताकि ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे। जहाँ पे ये पॉइंट एन है, ये जो एन पॉइंट है, इस पे आपने क्या करना है, ये एन पॉइंट क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये अर्थ के सेंटर से हमने, देखिए आप ये नोट करें कि हमने अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने जो है वो अर्थ के जो है वो सेंटर की बजाय सरफेस से ले लें। R1 भी मैंने अर्थ के सेंटर से स्टार्ट किया है, R2 भी मैंने अर्थ के सेंटर से स्टार्ट किया है, और इस तरह से मैंने एन पॉइंट भी जो है वो अर्थ के सेंटर से स्टार्ट किया। अब मैं कहता हूँ एन से थोड़ा निचला जो पॉइंट है वो मेरे पास कौन सा है, इससे नीचे वाला जो पॉइंट होगा मेरे पास, वो लाजमी बात है एन से एक पॉइंट कम है, तो n-1 पॉइंट है। ये मेरे पास जो पॉइंट आ गया n-1 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ। अच्छा, ये n-1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब जो डेल्टा यहाँ पर r आया है वो इक्वल टू आ गया हमारे पास Rn, यानी n डिस्टेंस जो हमने बनाया है माइनस Rn-1। इधर लिख देता हूँ मैं, डेल्टा r इज इक्वल टू है Rn माइनस R इंटू n-1, यानी ये इस पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो n-1 है, ये वाला पॉइंट और ये जो n पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है r का वो Rn-1 है। ठीक है, Rn कौन सा डिस्टेंस है, जो यहाँ n पॉइंट की वजह से Rn है, ये वाला। और ये Rn-1 कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला Rn-1, यानी n पॉइंट से एक पॉइंट लेस। अच्छा, ये हमने क्यों इस तरह से, ये अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा, ये टास्क जो है डायग्राम वाला कंप्लीट हो गया। हमने अब पहले ये समझ लें कि हमने ये कन्वेंशन क्यों लिया। हमने कहा कि हम अर्थ से, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर मौजूद है, और जस्ट अर्थ की सरफेस पे है, ऑन दी सरफेस। तो सरफेस पे जस्ट एक पॉइंट मौजूद है, वो सरफेस पे जो पॉइंट मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ से हम क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, और इतना दूर ले जाते हैं कि उसके ऊपर अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का असर नहीं रहता, वो उससे आज़ाद हो जाती है। तो वो जो पॉइंट है वो एन है। ठीक है, इसको हम इधर से मैं ज़रा रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉइंट ऑन विच अर्थ Earth's gravitational field does not वर्क, वर्क कह लें या डज नॉट इन्फ्लुएंस कह लें, कि उस जगह तक जो है वो पहुंच के, यानी आप देखें अर्थ के आप सरफेस पे मौजूद हैं, अर्थ से दूर जाते 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 एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि अर्थ अब आपको
अर्थ जो है वो ज़मीन की तरफ अपनी तरफ खींचना छोड़ देगी इस मास को। तो वो जो पॉइंट है ना कि जिस पॉइंट पे अर्थ जो है वो ज़मीन की तरफ खींचना छोड़ दे, यानी अर्थ की तरफ अपनी तरफ खींचना ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, वो पॉइंट हमने n डिनोट कर लिया और उससे एक पॉइंट कम जो है वो हमने कहा है कि वो n-1 है। तो मास 1 से 2 पॉइंट पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, करते करते वो n पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे अब उसके पास अब उस पर कोई असर नहीं रहेगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का। ये हमारा जो है टोटल यहाँ तक टारगेट है। अच्छा, ये आप डायग्राम क्लियर हो गई, पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे। अब आपने बस इसको कुछ 3 से 4 नोटेशन में लिखना है और इसके बाद आपने इसको सॉल्व कर देना। तो वो कहते हैं कि अब हमारे पास जो है ना, अगर हम पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाएं तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाएं तो क्या होगा। वो कहते हैं पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर, अब मैं डायग्राम ऊपर कर रहा हूँ, अब आपके ज़हन में ये याद रहनी चाहिए कि डायग्राम क्या थी। डेल्टा W 1 2 2 आपके पास क्या होगा जी एम, मैं पहले लिख लेता हूँ, कैपिटल एम बाद में लिखता हूँ, आर एवरेज स्केयर R2 माइनस R1। अच्छा, ये जो वो है ना वही इक्वेशन है जो हमने R1 to 2 के लिए हमने लिखा था। ये जरा मैं इधर लिख भी देता हूँ, आपको जरा सा आइडिया हो जाएगा कि ये हमने लिखा था यहाँ पर डेल्टा W1 to 2 इक्वल टू था एफ एवरेज एंड डेल्टा आर। तो एफ एवरेज की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, डेल्टा आर की जगह पे R2 माइनस R2 पुट कर दिया। तो एफ एवरेज की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी थी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें 1 से 2 तक जो है वो डिस्टेंस चेंज हुआ, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया जी एम ई और आर एवरेज के। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना आर एवरेज को सॉल्व कर लेते हैं, इसको साथ में साइड पे आर ए वी, ये किसके बराबर होगी। ये मैं इससे बिल्कुल साइड पे करके बॉक्स बना के अभी सॉल्व करता हूँ। ये उसके अंदर जो है ना इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये अलहदा से वो हमारे पास R1 प्लस R2/2 के बराबर थी, यानी दोनों R1 प्लस R2 करें, उनका 2 पे डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास आर एवरेज हो सकती है। और डेल्टा आर जो है वो हमारे पास किसके है, R2 माइनस R1 पे, यानी जो चेंज हुआ है 1 से पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे गया, तो वो डेल्टा R1 से R2 पे गया। अच्छा, इसको दोबारा R2 की टर्म में लिख देते हैं, R2 इधर कर लें और डेल्टा आर इधर कर लें, तो यानी R1 को इस तरफ ले जाएं। तो R1 को अगर आप इस तरफ लेके जाएंगे ना, R1 को इस तरफ ले जाएं तो R2 इधर आ जाए इज इक्वल टू डेल्टा आर, R1 उससे जाएगा तो प्लस R1 हो जाएगा, या R2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा आर। ये ज़रा इक्वेशन जो है ना अपने जहन में बैठा लें कि ये इस तरह से सिर्फ रीअरेंज किया मैंने, इधर से ये रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। और ये मैंने एवरेज का सिंपल फार्मूला लिखा है कि एवरेज कैसे होती है। तो इसके बाद आप देखें कि मैं क्या करता हूँ, आर एवरेज में R2 की वैल्यू पुट करता हूँ, यानी ये जो एवरेज है ना R2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आर एवरेज में जब R2 की वैल्यू पुट करूँगा तो R1 तो पहले से था R1 प्लस, तो R2 की जगह क्या पुट करूँगा, R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये R1 से ऐड होके आर एवरेज क्या हो जाएगा, 2 इंटू R1, दोनों R1 हो जाएंगे और प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको दोनों साइडों को स्केयर करूंगा। क्यों स्केयर करूंगा कि देखिए मेरे पास जो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करनी है ना मैंने वैल्यू, ये ऊपर इक्वेशन में पुट करनी है मैंने, मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसमें मैंने पुट करनी है ना, तो ये तो स्केयर फॉर्म में पुट करनी है। तो जब मैंने स्केयर फॉर्म में पुट करनी है तब मैं क्या करूंगा, मैं जो है ना ये दोनों तरफ स्केयर कर दूंगा। तो इसको मैं स्केयर कर देता हूँ। अब जब मैं इन दोनों तरफ को स्केयर करूंगा तो आर एवरेज का स्केयर आ जाएगा और ये पूरा 2 इंटू R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्केयर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आर एवरेज स्केयर इज इक्वल टू, नीचे वाला स्केयर अलहदा आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू R1 प्लस डेल्टा आर का ये स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब a प्लस बी का स्केयर का सिंपल फार्मूला है, तो a प्लस बी का स्केयर को अगर हम अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, देन सेकंड वैल्यू का स्केयर, देन 2 इंटू
ए बी। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखते हैं, 4r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू का स्क्वायर प्लस 2 टू r1 इंटू डेल्टा आर। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो है ना वो क्लैरिफाई हो गया। अच्छा, इसमें एक बल्कि थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। जहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो इधर सॉल्व करते हुए क्या होगा कि इस नीचे 4 था, ये 2 इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होकर ये भी 4 हो जाता है। तो 4r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू r1 एंड इसके साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा आर, ये डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। जहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसमें इसके बाद जो है ना आर एवरेज स्क्वायर में कहता है कि डेल्टा आर स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं इनको निगलेक्ट कर दें। वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो जब डेल्टा आर स्क्वायर, अच्छा ये डेल्टा आर स्क्वायर निगलेक्ट क्यों कर रहा है कि वो कहता है कि जो चेंज इन, यानी जो R1 से R2 का चेंज है वो बहुत छोटा है, और वो इतना छोटा है कि वो जो है इतना, वो जो उसका जो चेंज है वो इतना छोटा है कि वो हमारे पास में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट है कंपेरेबल टू R1 एंड कंपेरेबल टू R2। इन दोनों के मुकाबले में जो डेल्टा आर है वो बहुत छोटा है, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो मज़ीद वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मज़ीद जो है हमारे लिए वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा, यानी वो बहुत ज़्यादा पॉइंट में चला जाएगा, तो उतनी एक्यूरेसी हमें डिमांडेड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि निगलेक्ट कर देंगे उन वैल्यूज़ को। तो जब हम वैल्यूज़ को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आर ए वी स्क्वायर हो जाएगा R1 R2 का, बस ये हमारा R1 R2 तक आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, R1 R2 सिर्फ बचेगा, ये जो स्क्वायर टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी, और डेल्टा आर की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे डेल्टा आर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो R1 R2 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये आर एवरेज R1 R2 का इक्वलेंट हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ तक जो है ना ये सॉल्व हो गया कि हमारे पास जो है एवरेज का जो है वो R1 इंटू R2 करें तो ये, तो ये डेल्टा आर में वैल्यू पुट करके देख लें बेशक। डेल्टा आर हमारे पास क्या है, डेल्टा R2 माइनस R1 है, तो R1 जो है वो मल्टीप्लाई जब होता है तो ये बाकी तो वैल्यू इग्नोर कर दें, 4 से कैंसिल कर दें। ये मैं इसको इस स्टेप से आगे सॉल्व कर देता हूँ ताकि ये जो है ना इसको इतनी मेहनत जब की है तो ये क्लैरिफाई भी हो जाए। ये ज़रा देख लीजिएगा ज़रा गौर से कि ये इससे कट रहा है, 4R1 का स्क्वायर है और ये माइनस 4R
1 का स्क्वायर है, ये दोनों काट गया तो आर एवरेज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा आर हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, ये क्योंकि 0 के इक्वल चला जाता है, तो ये 4 इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, गोज टू फ्रॉम आर एवरेज, ये स्क्वायर था, ये इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 के। ये हमारा जो है वो फाइनली जो है ना वो आंसर आ गया। ये मैंने मुकम्मल इसको सॉल्व भी कर दिया। वैल्यूज पुट करें, हमारा डेल्टा W1 से W2 की तरफ गए थे हम, और ये इक्वल टू था GM डिवाइडेड बाई R का एवरेज का स्क्वायर इनटू R2 माइनस R1, और यहाँ पर अब हमारे पास हमें वैल्यू मिल चुकी है कि हमने R एवरेज के स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, डेल्टा W1 2 ये हम पुट कर सकते हैं GME डिवाइडेड बाय आर एवरेज के स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम R1 R2, ये हमने अभी निकाली है, अभी मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करके दी आपको। और इसके बाद क्या होगा, डेल्टा W, ये जो W वर्क डन है 1 to 2, ये हमारे पास जो है GME R2 माइनस R1, ये इसके नीचे R1 R2 हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेप ज़रा गौर से समझिएगा, ये स्टेप की बेस पे ये सारा टॉपिक स्टैंड करता है। GME ये अब हमने ना एक साइड पे कर लिया, और इधर से जो है हमने इसको R2, ये जो है ना एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम में हम एलसीएम को रिवर्स करने का मेथड ये होता है कि हम दोनों पे अलग-अलग लिख सकते हैं, R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 भी लिख सकते हैं, और माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 भी कर सकते हैं, यानी हम जो नीचे डिवीजन में है वो दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने अलग-अलग अप्लाई कर देंगे W1 to 2 GM अर्थ, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आएगी 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। अच्छा, अगर अब हम पॉइंट नंबर डेल्टा W2 to 3 की तरफ जाएं, यानी पहले 1 से 2 की तरफ गए थे, अब 2 के, तो 1 की जगह आप नोटिस करें 2 आ रहा है, 2 की जगह 3 आ रहा है, ये जरा गौर कीजिएगा। तो GM आपके पास क्या होगा, ये GM स्मॉल है, ME, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई R, और 1 की जगह हमारे पास क्या है 2 आ गया, तो R2 माइनस 2 की जगह क्या आ गया 3 आ गया, तो 1 बाई R3। इसी तरह से R, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो अर्थ की हमारी ग्रेविटेशन फील्ड थी ना, यहाँ पे जो अर्थ की ये पॉइंट था, ये अर्थ थी, और इससे R1 से हम शिफ्ट किए R2 की तरफ, उसके बाद अगर R3 होता तो उसकी तरफ जाते, R4 की तरफ जाते, तो ऊपर जाते जाते जो हमारे पास चेंज आता, यानी R1 से R2 पे आए, फिर R1 से R2 पे गए, फिर R2 से अगर हम आ जाते ना R3 की तरफ, तो फिर वर्क डन क्या होता 2 3 होता। इसी तरह R3 से R4 की तरफ क्या होगा, 3 से 4 की तरफ क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल सेम एज इट इज GME, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, जहाँ पर हमने 2 की जगह पर अब 3 लिख दिया, तो यहाँ पे R3 आ जाएगा, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की जगह अब यहाँ पे 4 आ गया, तो 1 बाय R4 आ जाएगा। ये इस तरह से हमारी जो है ना इक्वेशंस बन जाएंगी कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे इसको लेके चले डेल्टा W को। अब हमें पता है कि 3 से 4 एक वक्त आएगा कि एट द एंड हम लिखेंगे 3 से 4, इससे आगे आपकी बुक में है एज इट इज स्टेप में, जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि डेल्टा W जो है वो एट द एंड n पे पहुंच जाएगा, n-2 पे पहुंचेगा, यानी जो n-1 हमने जगह थी ना, जो सेकंड लास्ट स्टेज थी, उससे नीचे वाली जो है ना थर्ड लास्ट स्टेज, उधर से जो है ना सेकंड लास्ट स्टेज n-1 पे अब इसने पहुंचना है। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम इक्वल टू हो जाएगा GME, और साथ में क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय R इंटू n-2, क्योंकि हम
पर वैल्यू जो होती है ना, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये आपने पीछे एक पैटर्न समझ लिया होगा, ये 3 जो है यहाँ पे आया तो वही हमारा जो है वो यहाँ पे भी आया, 2 यहाँ पे आया तो वही हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे भी आई। तो पहली वैल्यू वही लिखते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से 1 माइनस 1/r n-2 है, तो यहाँ पर इसके बाद माइनस लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय कौन सी लिखेंगे, r इंटू n-1 लिखेंगे, क्योंकि सेकंड वैल्यू जब इधर आएगी तो n-1। यहाँ तक जो है अब ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद अब हम लिखेंगे डेल्टा W n-2। ये n-2 जो है, सॉरी n-1 से n-1 से जाते हैं, n-1 से गोल टू फॉर्म n पे जाते हैं, यानी सेकंड लास्ट से लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास g m मास ऑफ अर्थ 1 डिवाइडेड बाय r इंटू n-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू n। यहाँ तक जो है ये देखें, ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे लिख दी और पहली टर्म जो है वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना वो लिखते होते हैं, सेकंड टर्म सेकंड नंबर पे, फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर पे। तो ये इसके बाद लास्ट हमारा जो स्टेप है, इन सारों को एडिंग ऑल टुगेदर। अब हमने तमाम को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम को हम ऐड करके मैं इसको अब सारों को ज़रा नेक्स्ट पेज पे ऐड करता हूँ, ताकि ज़रा मेरे पास जगह जो है ना वो ठीक मेंटेन हो। अच्छा, एडिंग ऑल टुगेदर हम करेंगे तो क्या एडिंग ऑल टुगेदर कैसे होता है, एडिंग ऑल टुगेदर डेल्टा W 1 to n इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा W 1 से 2 पे, यानी हमने जो वैल्यू डेल्टा W 1 से लेके n तक हम अगर गए हैं, यानी हम फर्स्ट पोजीशन से n पोजीशन तक गए हैं, यानी पहली ज़मीन के सरफेस से स्टार्ट किया और हम ज़मीन के उस पॉइंट तक चले गए हैं जहाँ इन्फिनिट पॉइंट है, जहाँ पे कोई भी असर नहीं रहा। तो वो कैसे है, पहले 1 से 2 पे गए, देन हम डेल्टा W 2 to 3 पे गए, देन हम डेल्टा W 3 to 4 पे गए, देन प्लस करते करते डेल्टा W n-2 से n-1 पे गए, देन प्लस डेल्टा W n-1 से n पे पहुंच गए। ये हमारी जो है ना टोटल स्टेटमेंट्स है, तो इनको हम जरा ऐड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट से एन पॉइंट तक जाना है, तो 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, फिर जो थर्ड लास्ट स्टेप है वहां से हम सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे, फिर सेकंड लास्ट से लास्ट पे पहुंचेंगे। ये हमारा जो है ना मेथड होगा एडिशन का। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम जो है डेल्टा W1 टू n की तरफ हम इसको ऐड करते हैं। जब हम सारों को इकट्ठा, सारी वैल्यूज जो है ना, ये जो 1 to 2 है, ये सारी वैल्यूज हमने पहले फाइंड की है ना, इनको बारी बारी इधर ही लिख लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। ये जगह कम होने की वजह से मैंने नीचे लिख लिया, तो ये इसी तरह से प्लस, यानी ये पहली नोटेशन लिखी है, ये फिर दूसरी नोटेशन अभी लिखी है, अब ये तीसरी लिख रहा हूँ।
इस तरह करते करते ये जो है प्लस होते होते एंड पे क्या होगा, सेकेंड थर्ड लास्ट स्टेप ये है, और ये हमारे पास जो है वो अभी हमने लास्ट तक लिख लिया अप टू एन। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो इक्वेशन लिखी गई। अब इसको हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जी बाई एम ई कॉमन ले सकते हैं। यानी ये जो जी बाई एम ई है ना, ये सब में टर्म कॉमन है, तो इसको हम थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 माइनस 1/r4। इससे आगे जाते जाते 1/r इंटू एन माइनस 2 माइनस 1/r इंटू एन माइनस 1 प्लस 1/r इंटू एन माइनस 1 माइनस 1/r इंटू एन। अच्छा, ये इसमें तो गौर करें कि ये r1 माइनस 1/r1 एंड माइनस 1/r2 प्लस 1/r2, ये जो टर्म्स हैं ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होती हैं। यानी पहली टर्म की सेकंड और सेकंड टर्म की फर्स्ट, ये दोनों आपस में कैंसिल होती हैं। इस तरह दूसरी टर्म की जो आपके पास सेकंड और तीसरी टर्म की फर्स्ट, ये कैंसिल होती है। यानी इस तरह से फिर ये करते करते तमाम टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। एट द एंड सिर्फ पहली और लास्ट टर्म बचेगी। इसको ज़रा गौर से देखें, फर्स्ट टर्म की सेकंड एंड सेकंड टर्म की फर्स्ट आपस में कैंसिल होती हैं। इसी तरह से सेकंड टर्म की फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की थर्ड एंड फोर्थ टर्म की फर्स्ट, ये आपस में कैंसिल होती हैं। इस तरह करते करते फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के अलावा तमाम टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये ज़रा इसको आप थोड़ा सा ज़रा मतलब इसके पैटर्न को समझे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दो टर्म जो है ना एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दो टर्म इसके ऊपर अपोजिट हैं, इससे आगे आने वाली टर्म भी इससे अगली के अपोजिट होगी। फिर इसमें ये दो टर्म अपोजिट हैं और इससे पहले जो टर्म थी वो इसके अपोजिट थी, यानी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थी, तो वो आपस में कैंसिल होगी और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल्टा W1 टू n इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई, और ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर एन। ये आपके पास जो है ना एट द एंड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा फिलहाल तक के लिए। ठीक है, इसके बाद ये एन मैंने स्मॉल लिख दिया नेक्स्ट सेशन में, ये कैपिटल था हमारे पास, इसको कैपिटल कर लेते हैं। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया देखें, अब जो nth टर्म है, nth टर्म जो है n, ठीक है, ये अप्रोचेस करती है इन्फिनिटी पे। क्यों कि ये ग्रेविटेशन तो तब जाके एंड होगी जब जो है वो आपके पास यानी ये इसका मतलब ये है कि आर ऑफ एन जो है वो आपके पास क्या है, इन्फिनिटी के बराबर है। यानी वो आर ऑफ एन जो है वो मतलब ये एरो नहीं बल्कि मैं इक्वल लगा सकता हूँ बड़ी इजीली कन्वीनियंटली, कि ये एक वक्त आएगा कि इतना दूर चला जाएगा कि हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो तब जाके इसकी ग्रेविटेशन का असर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा W1 टू n इज इक्वल टू 1 ऑफ n इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू की फॉर्म में लिख के मैं 1/r1 आएगा एंड माइनस 1/इंफिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है ना मेरा डिफाइन हो गया। अब 1/इंफिनिटी हमें पता है कि 0 के बराबर होता है, तो डेल्टा W1
टू इन्फिनिटी, यानी मैं इसको भी इन्फिनिटी कर देता हूँ, यानी 1 पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट पे पहुँचने तक। चलिए अभी एक स्टेप में लिख ही लेते हैं कि ये 0 के बराबर है। तो अब 0 के बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1 टू इन्फिनिट पॉइंट पे जो है इन्फिनिट पे पहुँचते पहुँचते R1 रह जाएगा, बाकी ये माइनस वाली टर्म खत्म हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि बड़ी सेफली कि इस हिसाब से देखा जाए तो आर ई जो है वो हम जो है वो R1 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो जनरलाइज करें हम इसको ज़रा जनरलाइज करते हैं तो आर ई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा R1 के, यानी फर्स्ट पोजीशन जो है वो आर ई के बराबर है, क्योंकि हमारी जो अर्थ थी, अर्थ की जो सरफेस थी हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ अर्थ की सरफेस जो थी वहां पे मैंने आर ई बनाया था ना आपके सामने डायग्राम में, तो सरफेस पे R1 जो है वो इक्वल टू था आर ई के। तो R1 जब आर ई के बराबर था तो उस वक्त मैं बड़ा सेफली जो है इसको लिख सकता हूँ कि डेल्टा, जब R1 आर ई के इक्वल लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पर डेल्टा W1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय आर ई लिख देता हूँ। और अब मुझे इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने R1 की जगह जनरलाइज कर लिया इसको। तो अब मेरे पास जो है वो ये जो मेरे पास एनर्जी है ना, ये इसको मैं कहूँगा एब्सोल्यूट अच्छा, इसको क्यों कहूँगा, वर्क डन हमने जो टोटल किया वो इक्वल टू होता है वर्क डन के एनर्जी के। तो इस वक्त हमने जो वर्क डन किया वो इक्वल टू है एनर्जी के फॉर जनरलाइज्ड केस के अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक जाते हुए जो हमारी एनर्जी इस्तेमाल होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और ये एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें अर्थ के ऑर्बिट से किसी मास को आज़ाद करवाने के लिए, या उससे किसी मास को हम अगर आज़ाद कराना चाहते हैं अर्थ से, तो इतनी एनर्जी हम देंगे तो वो इतना दूर चला जाएगा कि दोबारा वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी एनर्जी है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जरा दोबारा से सुन लें कि अर्थ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हम इतना दूर ले गए हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस पे ले गए हैं कि अब उस पर बाद वो मज़ीद उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती अर्थ। तो ये उसकी फील्ड से आज़ाद कराने की जो एनर्जी यूज़ होती है वो हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो है इसके बाद ज़रा अपने पास नोट कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास होती है द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास at that point which is at distance r from the अर्थ, जो पर यूनिट मास जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट मास। यानी अगर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अगर डिफाइन करना है तो हम पर यूनिट मास के अगेंस्ट डिफाइन करेंगे और हम वी ऑफ आर लिखेंगे और ये GME और ई लिखेंगे, साथ में ये नेगेटिव लगाएंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों लगाएंगे। कि ये जो है हमारे पास इसलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जब वो होगा कि इसको हम वी ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमने अच्छा इसमें ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में भी ना हम ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करा लेते हैं यहाँ पे। ये अब वाई इंट्रोड्यूस कराते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो पर यूनिट मास होता है। अब यूनिट मास का यानी असल में मेरे पास जो है ना ये इक्वेशन इस तरह से लिख लें, वी ऑफ
आर इज इक्वल टू था डेल्टा डब्ल्यू, या इसमें इतना भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय एम, ठीक है, या इसको इस तरह लिख सकते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय एम, यानी एम से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अच्छा, नेगेटिव साइन इज बिकॉज ग्रेविटी, ये नेगेटिव साइन क्यों है, बस ये लास्ट चीज समझ लें। नेगेटिव साइन इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो अगर वर्क डन हमने करना है अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम जब जाएंगे तो हम नेगेटिव जी लेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेंगे कि हम ग्रेविटी से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने इतना वर्क डन करना है कि हम ग्रेविटी से उसको दूर लेके जाए, जमीन से दूर लेके जाए, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होंगे, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करा देगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के स्टेटमेंट में। तो ये हमारे पास जो है वो अभी तक जो है वो ये टॉपिक था कि नेगेटिव साइन क्यों आया और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनी पॉइंट की क्या वैल्यू होगी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास डिवाइडेड बाय एम कर दे, यानी एम इसमें से गायब कर दे, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, ग्रेविटी पोटेंशियल एनी पॉइंट हो जाता है, और ये ग्रेविटी पोटेंशियल पर यूनिट मास के बराबर होता है। तो ये जो है ना आज तक टॉपिक था। अब आप जो है ना कोई बात करना चाहें, कोई क्वेश्चंस करना चाहें तो नहीं सर, सर बस पूरा है टॉपिक तो। टॉपिक तो पूरा हो गया सब, मतलब ठीक है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम ना के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली को थोड़ा बहुत खुद भी रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो हमारे हमसे नहीं होगा वो आपको कहेंगे कि वो आप बता दें जहाँ से। हाँ, लेकिन हमारा कल के जो टॉपिक है ना वो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी और वो बर्नौली ही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली है। यस सर। ठीक हो गया, तो आप देखना Yes, चाहो तो sir. देख लो। अच्छा, आज मैं इंशाल्लाह ये नोट्स आपको पहले सेंड कर दूंगा, लेकिन ये जो वीडियो है पूरी की पूरी ये थोड़ा टाइम लगता है। कब तक हो जाएगा? ये मैं तो अभी इसको शुरू कर देता होता हूँ, लेकिन ये अमूमन अपलोड होते होते टाइम लेती है ना, अपलोड कनेक्शन स्लो होते हैं ना हमारे, हाँ जी, ये तो है। ज्यादा लग जाता है। कभी सेट अच्छा हो तो जल्दी अपलोड। तो सर जी एग्जाम्स की क्या वैसे है कि कौन सी डेट है उनकी? जो लास्ट मीटिंग हुई है ना उसकी तो मैंने सारी आपको वो जो पीडीएफ में उन्होंने जी। नोटिस दिया हुआ है ना वो बता दिया मैंने सारा, मतलब उस पूरे मैंने ऑडियो मैसेज में पूरा का पूरा पढ़ के उर्दू में ट्रांसफर करके बता दिया। तो जो बाकी आपका अभी जो अगला जो मीटिंग है ना उनकी 14 से 15 को एक्सपेक्टेड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, इसमें ये वो चीज जो है ना वो उसमें फाइनल एग्जैक्ट